दोस्तों आपका 10 फरवरी को कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार तैयारी कराना मैं स्टार्ट कर दिया है। इसलिए दोस्तों मैं आपको पहले ही आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बता दिए हैं। टॉप 50 मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे 2 नंबर वाले। ओके, तो आई होप आपने तैयार कर लिए होंगे। वीडियो अभी तक नहीं देखी, जाकर जरूर देखिएगा। इसी वीडियो के पिन कमेंट में आपको वीडियो की लिंक दे दूंगा। ओके, इस वीडियो में दोस्तों हम 3 अंकीय वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ओके, एक ही वीडियो में आपको 3 नंबर वाले प्रश्न कवर करा दूंगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, टॉप 30 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 30 क्वेश्चन बता रहा हूँ और आपको मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन को समझाऊंगा भी, ताकि आप क्या आसानी से याद कर सकें। ओके, 2 नंबर वाले पहले ही बता दिए। इसके बाद दोस्तों हम क्या है 4 नंबर वाले देख लेंगे, वस्तुनिष्ठ बता दूंगा, तो आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ओके, तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, कंप्लीट मैं आपको क्या है इंपॉर्टेंट कवर कराने वाला हूं। तो परीक्षा में सफल होने के लिए आपको अच्छा शक्ति, उम्मीद और संघर्ष की आवश्यकता होती है। अगर आपको क्या है अच्छा स्कोर करना है तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि मैं वास्तव में 80 में 80 स्कोर कर सकता हूं और बेहतरीन आपको क्या है तैयारी कर सकता हूं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक एवं द्वितीय का आंकड़ों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर वाले में क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था प्राथमिक आंकड़े क्या है, द्वितीय आंकड़े क्या है। ओके, तो पढ़ा होगा तो आपको फिर अच्छे से स्पष्ट होगा। ओके, बाकी फिर भी मैं आपको और समझा देता हूं। तो 2 नंबर वाले प्रश्न जरूर देख लीजिएगा। प्राथमिक आंकड़े, द्वितीय आंकड़े। ओके, देखिए आंकड़े ऐसे आंकड़े जिन्हों के हम स्वयं जाकर क्या एकत्र करते हैं वो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। द्वितीय आंकड़े कहलाते हैं जिन्हें कोई संस्थान क्या पहले से एकत्रित करके रखे हैं, जो हम उनके पास जाएं संस्था से उनको आंकड़े को ले लें तो वो आपके द्वितीय आंकड़े कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपकी कक्षा में जाता हूं और देखता हूं कितने विद्यार्थी आए हैं। ओके, तो मैं गिनता हूं कक्षा में, तो देखा कि मैंने 40 विद्यार्थी, एक बच्चे को मैंने गिना तो देखा 40 विद्यार्थी हैं। तो जो मुझे आंकड़ा ये प्राप्त हुआ कि आपकी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो ये आपका ये क्या है प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे, क्योंकि मैंने आपकी कक्षा में स्वयं गया, मैंने स्वयं गिना। ओके, अगर अब मैं आपके स्कूल जाता हूं और आपके टीचर से कहता हूं, क्लास टीचर से, कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो टीचर बता देता है कि 40, तो मैं वो डाटा लेकर आ जाता हूं। ओके, तो अब वो जो मेरे पास डाटा है, आंकड़ा है, वो मेरा क्या कहलाएगा, द्वितीय आंकड़ा कहलाएगा, क्योंकि मैंने स्वयं बच्चे के नहीं गिना कितने बच्चे आए हैं, मैंने बस आपके टीचर से पूछा। ओके, इस प्रकार से समझ गए कि जब तो प्राथमिक समंक या देखिए समंक और आंकड़ा एक ही बात होता है। ओके, तो जब प्राथमिक समंक के आंकड़े मौलिक होते हैं, अनुसंधान करता है क्योंकि स्वयं एकत्रित करने जाता है। ओके, स्वयं एकत्रित करता है। द्वितीय आंकड़े क्या है, मौलिक नहीं होते हैं, ये किसी व्यक्ति या संस्थान द्वारा पूर्व काल में ही एकत्रित कर लिए जाते हैं। मतलब कोई संस्थान द्वारा पहले ही एकत्रित कर लेते हैं और हम उनसे उनके माध्यम से अगर आंकड़े ले रहे हैं तो वो आपके क्या द्वितीय आंकड़े कहलाते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, प्राथमिक आंकड़ों के संकलन में धन, समय, परिश्रम, बुद्धि का अधिक उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि अब मैं स्वयं आंकड़े एकत्रित करने जाऊंगा। जो अनुसंधान करता होगा वो स्वयं एकत्रित करता है, तो सिर्फ धन भी खर्च करना पड़ता है, अपना समय भी लगाना पड़ता है, बुद्धि भी लगानी पड़ती है। जबकि द्वितीय आंकड़े में क्या है, धन, समय, श्रम सबकी बचत हो जाती है, क्योंकि हमें डायरेक्ट सीधे मिल जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अब मैं ये आपको कंटेंट पूरा दे रहा हूं 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले, तो मैंने इसमें काफी ज्यादा रिसर्च करी है, पूरा मेहनत की है, प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, बहुत ज्यादा एनालिसिस किया है, टीचरों का हेल्प लिया है, पूरा कंटेंट आपका तैयार किया टाइप करके। तो आपको क्या है ये पूरा आसानी से मिल जाता है। आप देख लेते कौन कौन इंपॉर्टेंट है, किस बार से सॉल्यूशन लिखना है, आपको इजी हो जाता है। तो आपके लिए आंकड़ा क्या है, द्वितीय आंकड़े कहलाएगा, लेकिन ये मेरे लिए क्या है प्राथमिक आंकड़े की मैंने स्वयं तैयार किया है। तो इस प्रकार से तो इसमें क्या है आपका क्या है, आपका इसमें टाइम भी बच जाता है, क्योंकि आपको सब बना मिल जाता है, बस आपको थोड़ा पढ़ने में मेहनत करनी पड़ती है। आपको श्रम भी बच जाता है कि आपको क्या है क्वेश्चन ज्यादा सिलेक्ट नहीं करने पड़ते, तो कई प्रकार से फायदा मिल जाता है। इस प्रकार से प्राथमिक समंकों के प्रयोग में सावधानी कम आवश्यकता होती है। ओके, मतलब आपको क्या है सावधानी की कम आवश्यकता है, क्योंकि आपने स्वयं आंकड़े एकत्र किए तो आपको विश्वास है कि ये सही है। लेकिन द्वितीय आंकड़े क्या है, आप दूसरों से ले रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत गलत दे दिया हो, इसलिए इसमें क्या है सावधानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो आई होप आप समझ गए, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज समझा दिया है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओके, बहुत ज्यादा इजी है, सिंपल भी है। निम्न आवृत्ति के विवरण का बिंदु रेखीय चित्रण कीजिए। बिंदु रेखीय आपको चित्र बनाना है, सिंपल है। देखिए ये आपका दिया हुआ है, आंकड़े बनाते हैं क्रम से। पहला बच्चों की संख्या 1 2 3 4 इस बार से दी है, परिवारों की संख्या दी है। तो पहले हमने क्या है बनाया यहाँ आवृत्ति। ओके, यहाँ जो आपको लिखा है परिवारों की संख्या लिखी हुई है 5 10 15 इसी क्रम में दी हुई है, और यहाँ नीचे लिखी है बच्चों की संख्या। ओके, अब देखते हैं तो बच्चों की संख्या 1। ओके, तो परिवारों कितने परिवार में परिवारों की संख्या कितनी है 5, तो यहाँ होगा 1 में हो जाएगा 5। ओके, परिवार की संख्या 5 पहुंचा दी ने। दूसरे में क्या हो जाएगा, दूसरे में 7, दूसरे वाले में क्या है परिवार की संख्या 7 इस यहाँ तक। ओके, तो 5 और 6 7 यहाँ तक होगा, इस टाइप से आपको बना देना है, सिंपल है। नेक्स्ट हमारा बहुलक के दोस्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों आपके 3 टॉपिक हैं, माध्य मध्यिका बहुलक।
तो माध्यमदिका बहुलक, तो इन तीनों टॉपिक के दोस्तों आपको क्या है, ये क्या होते हैं इनकी परिभाषा तैयार कर लेना है, इनके सूत्र तैयार कर लेना है, ओके, और साथ ही इनको कैसे निकाला जाता है ये तैयार करके रखना है। इसके बाद इनके दोस्त तैयार कर लीजिएगा और इनके आपको है विशेषता तैयार कर लेना है। तो यहाँ से आपको है 4 से 5 नंबर पक्का हो जाएंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन बन जाता है 2 नंबर में, 3 नंबर में, ओके, तो आपको हो जाएगा पूरा। तो ये सभी आपको तैयार करके रखना है। पहले तो आपको बहुलक, माध्यमदिका बहुलक के दोष और गुण तो तैयार करके रखना ही है। ये प्रीवियस ईयर पेपर में भी आया था, पिछले साल की वार्षिक परीक्षा में था। बहुलक के दोष लिखिए कोई 3। तो बहुलक एक निश्चित व अस्पष्ट माध्य है। दूसरा, पदों की आवृत्तियां समाप्त होने पर इसे ज्ञात करना कठिन हो जाता है। तीसरा है बहुलक सभी पदों पर आधारित न होकर कारण इसका बीजगणितीय विवेचना का संभव नहीं है। तो ये आपका दिया हुआ है बहुलक के 3 दोष, याद कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न समंकों के बहुलक ज्ञात कीजिए। तो भूयिष्ठ या बहुलक, क्वेश्चन तो इस टाइप का जरूर आना ही आपका फिक्स है, चाहे माध्य से पूछे या मध्यिका से बहुलक से, क्वेश्चन आपका 3 नंबर में रखा ही मिलेगा इस बार से, तो आपको सीखना ही पड़ेगा। ओके, बाकी सिंपल रहता है, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं आपसे बन जाएगा। देखिए भूयिष्ठ और बहुलक एक ही बात है, जैसे समंक का या आंकड़े का एक ही बात है, आपका बहुलक का है, भूयिष्ठ का एक ही बात है। तो आपको क्या है, बहुलक निकालना है, तो बहुलक किस प्रकार से निकाला जाता है वो आपको सीख के रखना है। और देखिए तीनों की मेथड आपको तय करना है, ऐसा नहीं हर बार मेथड बदलती रहती। बहुलक की एक फिक्स मेथड है, माध्य की अलग है और मध्यिका की अलग है। तीनों की मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ। देख लीजिए, पहले हम बहुलक को सीख लेते कैसे निकाला जाता है। इस बार से आपको डाटा दिया जाएगा, ओके, तो देख लीजिए आप यहाँ क्या करना है, मैं आपको 16 समझाता हूँ। इस तालिका को इस टाइप में आपको दिए रहेगा, तो आपको इस टाइप को घुमा के इस टाइप को बना लेना। ओके, ये हमने अंक लिख लिए है जो आपको दिया हुआ है, कॉपी पेस्ट किया है, कुछ नहीं किया है इसमें। आवृत्ति भी लिख दिया है, 10, 20, 30, 15 दी है, वो आवृत्ति लिख ली है। ओके, तो या तो सेम लिखा हुआ है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं, सेम लिख दिया गया। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या है, 3 चीजें निकालनी पड़ती है। एक आपका होता है F1, F2 और F0। ओके, क्या क्या होता है आपका, एक आपका F1 होता है, उसके ऊपर F0 होता है, इसके नीचे आपका F2 होता है। तो इसमें दोस्तों आपको क्या है, F1 को फाइंड करना है। F1 को अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो जो उसके ऊपर वाला नंबर होगा वो आपका F0 कहलाएगा, उसके नीचे वाला नंबर F2 कहलाएगा, इस टाइप से। तो F1 क्या होता है, तो F1 वह होता है दोस्तों जो क्या है आवृत्ति में सबसे ज्यादा हो, जिसके जो नंबर सबसे बड़ा हो। 10 है, 20 है, 30 है, 15 है, 10 है, 5 है, कौन सबसे बड़ा है यहाँ, तो 30 सबसे बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा हो वो आपका F1 कहलाएगा। तो इस बार से आपने F1 फाइंड कर लिए, और जैसे ही आप F1 मिल जाता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो आपका F1 है, तो उसके ऊपर वाला जो भी नंबर हो वो आपका F0 कहलाएगा, उसके नीचे वाला नंबर आपका जो आपका F2 कहलाएगा। तो इस प्रकार से आपने F1, F0, F2 फाइंड कर लिए, बस यही आपका रहता है मेन। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको क्या है, L1, L2 देखना है। तो जो आपने मेन वाला पद F1 वाला है, F1 का आपको क्या है, ये आवृत्ति देखनी होगी, बारंबार तो उसकी देखनी पड़ेगी आपको ये वाला। तो यहाँ हम देख सकते हैं 10 और 12 है, 10 और 15 है, 10 और 15 है। ओके, तो इसमें हमें 10 और 15 है हमारा, तो इसमें जो हमारा L1 जो हमारा पहला पद होगा वो ओके आपका L1 कहलाएगा, दूसरा वाला पद आपका L2 कहलाएगा, इस पार्ट से। तो L1 L2 भी मिल गया, तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट। बस अब ये आपको क्या है, L1 L2 भी मिल गया है, F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया। बस सिंपल, अब आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला दोस्तों आपको याद करना है, Z इक्वल टू होता है Z, यानी बहुलक बराबर होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई L2 माइनस L1। तो ये आपका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अब L1 क्या है, L2 क्या है, कैसे फाइंड करना वो मैंने सिखा दिया है, F1, F0, F2 बता दिया है। तो यहाँ से हमें वैल्यू देखिए सबकी मिली गई है। ओके, तो अब आपको क्या है, बस सबकी वैल्यू पुट कर देना है, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने फॉर्मूला याद कर लेना है और कैसे फाइंड करना है वो मैंने आपको सिखा दिया है। ओके, जो आपका सबसे बड़ी आवृत्ति होगी वो आपका F1 कहलाएगा, उसके ऊपर वाला जो नंबर होगा F0 कहलाएगा, उसके नीचे वाला नंबर F2 कहलाएगा। ओके, और जो आपका मेन F1 है, F1 का जो आपका ये कहलाएगा, ओके, आपका वर्गांतर वो आपको लेना है। 10 और 15 है आपका, 2 आपके पद रहते ही हैं। तो आपका पहला पद वो आपका L1, दूसरा पद आपका L2 कहलाएगा। तो L1 L2 मिल गया, F0 F1 F2 मिल गया, वही आपको इसमें रखना है, आपका आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। फिर तो सॉल्व करना है, सिंपल है। आगे देख लेते हैं। और बहुलक का यही मेथड होता है, आपसे बहुलक अगर कुछ नंबर ही बदल दिए जाए तो भी आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट, आयात प्रतिस्थापन क्या है, यह किस प्रकार घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करता है। तो आयात प्रतिस्थापन से अभिप्राय है कि आयात की जाने वाली वस्तुओं घरेलू उत्पादन द्वारा प्रतिस्थापित करना। उदाहरण के लिए विदेशों में निर्मित वाहनों का आयात करने के स्थान पर उन्हें भारत में ही निर्मित करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए। इस नीति के अनुसार सरकार विदेशी प्रतिस्पर्धा में उद्योग की रक्षा की है। मतलब आयात प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि जो भी हमें सामान विदेशों से मंगाना पड़ रहा है उसे विदेश से मंगा के हम क्या है अपने देश में ही निर्मित करने का प्रयास करें। बहुत सारे वाहन है तो हमें क्या विदेश से मंगाना पड़ता है, तो
तो ओके, उन्हें विदेश से न मंगाकर हम क्या है देश में उन्हें निर्मित करने का सरकार प्रयास करे, तो वही आपका आयात प्रतिस्थापन। ओके, आयात को क्या है प्रतिस्थापित कर देना। तो ये संरक्षण दो प्रकार के, इसलिए क्या है कई प्रकार के संरक्षण देती है सरकार, ताकि क्या है आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा मिल सके, घरेलू संरक्षण को उद्योग को मिल सके। एक प्रशुल्क है, कोटा है, इस प्रकार से। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत की जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना की प्रमुख विशेषता बताइए। जनसंख्या की आपको क्या विशेषता बतानी है भारत की, वो भी स्वतंत्रता से पूर्व। तो पहला, औपनिवेशिक काल में कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था, 70 से 75% जनसंख्या क्या कार्यरत थी। दूसरे, औपनिवेशिक काल यानी अंग्रेजों के समय में क्या है सबसे बड़ा व्यवसाय क्या था, कृषि था, और 70 से 75 जो प्रतिशत जनसंख्या थी वो यही काम करती थी। दूसरा है, सेवा क्षेत्र में 15-20% जनसंख्या कार्यरत थी, विनिर्माण क्षेत्र में 10% जनसंख्या कार्यरत थी। तीसरा, क्षेत्रीय विषमता में प्रतिदिन वृद्धि हो रही थी, सामाजिक तथा क्षेत्रीय विषमता विद्यमान थी। तो ये आपका स्वतंत्रता से पूर्व जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना, व्यवसाय वाली संरचना। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन अभी आपका पिछली वार्षिक परीक्षा में आ चुका है, 2024 की वार्षिक परीक्षा में। तो क्या है क्वेश्चन आपका, बेरोजगारी से इतिहास है। भारत में बेरोजगारी के प्रकार को समझाइए। कोई आपको दो प्रकार बताने हैं। पहले बेरोजगारी क्या होता है वो आपको परिभाषा तैयार कर लेनी है, बेरोजगारी के प्रकार। तो बेरोजगारी से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जब किसी देश में काम करने वाले सभी इच्छुक व्यक्तियों को प्रचलित मजदूरी से दर पर काम नहीं मिलता है। यानी ऐसी एक स्थिति है बेरोजगारी जिसमें क्या है लोग काम करना चाहते हैं, उनके काम भी करना चाहते हैं, लेकिन जो उनकी क्या है योग्यता है, उससे उन्हें क्या है उस योग्यता से जो मिलना चाहिए वेतन वो नहीं मिलता था, वो आपको बेरोजगारी की स्थिति कहलाएगी। प्रकार तो आपके क्या है, मौसमी बेरोजगारी होती है, छिपी हुई बेरोजगारी होती है। मौसमी बेरोजगारी क्या है, यह बेरोजगारी मौसम, फैशन और रुचि संबंधी परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। फिर छिपी बेरोजगारी, यह बेरोजगारी प्राय कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, जहां किसी कार्य को करने में जितने व्यक्ति चाहिए उससे अधिक उस कार्य को करने में लगे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई कार्य नहीं है। मान लीजिए किसी काम को, खेती के काम में 4 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी वहां 10 लोग लगे हुए हैं। रीजन की बाकी जो 6 लोग हैं उनको कुछ काम ही नहीं है, तो वो भी क्या काम कर रहे हैं। इस प्रकार की छिपी बेरोजगारी ये कहलाएगी। जितने अधिक लोग उसमें काम कर रहे हैं वो छिपे रूप से क्या बेरोजगार हैं। यानी 4 लोग हैं तो 4 लोग तो लगे हुए हैं, उसमें क्या है 6 और लग गए हैं एक्स्ट्रा। ओके, 10 लोग टोटल लग गए, तो 6 लोग जो एक्स्ट्रा लगे हैं वो आपको क्या है छिपे बेरोजगार कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, धारणीय विकास से आप क्या समझते हैं। तो ये भी प्रीवियस ईयर पहले आ चुका है आपका क्वेश्चन। धारणीय विकास से अभिप्राय विकास की उस प्रक्रिया से है जिसमें वर्तमान जनसंख्या की आपूर्ति तो होती है, किंतु भावी पीढ़ी के हितों के किसी प्रकार की आघात नहीं पहुंचा, अर्थात भावी पीढ़ी के हितों को पोषण होता है। धारणीय विकास की अवधारणा वर्तमान पीढ़ी तथा भावी पीढ़ी के दोनों के हितों की ध्यान में रखकर देती है। धारणीय विकास का लक्ष्य उस प्रकार के विकास का संवर्धन है जो पर्यावरण समस्याओं को कम करे तथा भावी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्षमता समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे। यानी धारणीय विकास की जो अवधारणा है, ये क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो हमें वर्तमान में जो चीजें की आवश्यकता है, ओके, प्रकृति से तो हम ले सकते हैं, पर्यावरण से हम ले सकते हैं, लेकिन लेते समय ये भी ध्यान रखना है कि वो क्या है भविष्य में वो चीजों का बचत भी हो आने वाली पीढ़ी के लिए। इस प्रकार से मतलब हम अपनी जरूरतों का भी पूरा करें, साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए भी उस संसाधनों को बचा कर रखें, उनका भी सोचे इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रश्नावली तथा अनुसूची में अंतर लिखिए। तो ये आपका दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली के अंतर्गत क्या है, प्रश्नों के उत्तर भी सूचक स्वयं देता है, जबकि अनुसूची में प्रश्नों के उत्तर प्रगणन सूचकों से क्या पूछताछ करके भरता है। इसमें टिप्पणियां दी जाती है प्रश्नावली में, जबकि अनुसूचियों में टिप्पणियां देना आवश्यक नहीं है। इसके बाद है प्रश्नावली उत्तरों के लिए क्या है रिक्त स्थान छोड़ने के लिए आवश्यकता नहीं है, जबकि अनुसूची में उत्तरों के लिए क्या रिक्त स्थान छोड़ना अनिवार्य होता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से बताना चाहूंगा, अगर आप क्या है क्लास 11 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ये पूरा आप क्या है पीडीएफ मटेरियल लेना चाहते हैं इंपॉर्टेंट का, 9039534079 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्गीकरण और एवं सारणीयन में अंतर लिखिए। वर्गीकरण क्या है, सांख्यिकी विश्लेषण की रीति है, जबकि सारणीयन क्या है, समअंकों का वस्तुकरण की रीति है। समअंकों का क्या वर्गीकरण पहले किया जाता है, जबकि सारणीयन में वर्गीकरण के बाद में किया जाता है। वर्गीकरण में समअंक जहां मतलब आंकड़े की बात हो रही, डाटा की बात हो रही है, समअंकों को वर्गों एवं उपवर्गों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि सारणीयन में आपके समअंकों को स्थायी रूप से उपयुक्त शीर्षकों व उप शीर्षकों में अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। सिंपल आपका दिया है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुलक के 3 गुण लिखिए। बहुलक के 3 गुण लिखिए। पहली बताए बहुलक, माध्य, मध्यिका, बहुलक, तीनों के आपको गुण और उनकी विशेषता तैयार करके रखना ही है। ओके, तो ये आपका प्रीवियस ईयर में पिछले साल के पेपर में आ चुका है। तो बहुलक या आपका भूयिष्ठ का एक ही बात है का मूल्य ज्ञात करना अत्यंत सरल होता है। ओके, अत्यंत सरल क्यों होता है, सिंपल है। बहुलक क्या है, जो भी आपकी जो बारंबारता है, ओके, मतलब जिसमें बहुत जो आपके दिए डाटा उसमें जो सबसे ज्यादा बार आए वही आपका बहुलक होता है, इसलिए बहुत ज्यादा सिंपल होता है माध्य, मध्यिका की अपेक्षा। ओके, इसे रेखा चित्र द्वारा ज्ञात किया जाता है।
और बहुलक का मूल्य श्रेणी का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करने वाला मूल्य होता है। सिंपल आपका दिया हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज दिया है, अगर आप पढ़ने का प्रयास करेंगे तुरंत आपको याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा सिंपल रहता है और इंपॉर्टेंट रहता है, अक्सर ये पूछा जाता है क्योंकि इजी वाला है तो अक्सर आ ही जाता है आपका 2 से 3 नंबर में, क्योंकि समांतर माध्य मैं पहले ही बता 2 नंबर में मैंने आपको बताया है, फिर भी देख लीजिए बहुत ज्यादा आसान है। क्या करना पड़ता है देख लेते हैं। इस बार से आपको डाटा दिया जाएगा, ओके, तो इसमें आपको समांतर माध्य निकालना है। कैसे निकालना है, तो पहले तो आपको क्या है जो वर्ग दिया हुआ है वो आपको लिख लेना है, फिर आपके इसके बाद क्या दिया हुआ है आवृत्ति दी है वो आपको लिख लेना है। ओके, ये देखिए ये वाला तो आपको पूरा कॉपी पेस्ट किया है, वर्ग और आवृत्ति। अब इसमें हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, ओके, अब जिस समांतर माध्य की 2 विधियां होती है, एक तो आपकी सिंपल वाली विधि है, एक आपकी थोड़ा ये इस टाइप को सॉल्व करने वाली विधि है। जब थोड़ा आपके बड़ा आंकड़ा होता है तो इस विधि का प्रयोग करते हैं, इसमें आपको वर्ग और आवृत्ति लिख लेना है। अब इसमें हमें मध्य मूल्य की आवश्यकता होती है, जैसे हम एक्स कहते हैं, यानी वर्ग का जो मध्य मूल्य है कैसे निकालना पड़ता है। देखिए निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर आपको 2 का भाग लगा देना पड़ता है। 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 2 का भाग लगाएंगे 4, 16 8 कितनी हो जाएगी, आपका कितना हो जाएगा 24, और 24 में आप क्या है आधा करेंगे 12 इस प्रकार से। ओके, इसी बार से आप करते हैं 16 और 24 हो जाएगा आपका 40, 40 का आधा करेंगे 20। तो इस बार से आपको दोनों को जोड़ देना होता है, 2 का भाग लगाना पड़ता है, मध्य मूल आ जाता है। फिर इसके बाद क्या करना है आपको एफ से निकालना पड़ता है। आवृत्ति को एफ बोलते हैं, मध्य मूल को जो आपने निकाला वो इसे एक्स बोलते हैं। इन दोनों का गुणा कर देना है, तो 15 का 4 में करेंगे 7, 15 चौको 60 हो जाएगा, 12 का 30 में करेंगे 360 हो जाएगा, 20 का 40 में करेंगे 800 आएगा। इस बार से गुणा करके लिख दिया। अब आपको करना है आवृत्ति की जो आपकी ये निकली है इन सभी की जोड़ना है। तो ये हमारा क्या है आपका सिग्मा एफ कह दें चाहे आपका एन कह दें, ओके, इसकी आवृत्ति का योग। फिर आपको एफ एक्स का क्या करना है, सिग्मा करनी है, सिग्मा करनी है जितना भी दिया सबका योग करना है। सिग्मा क्या है जोड़ का साइन, ओके ओके। इसके बाद आपको इन सभी को जोड़ लेना है, सभी को जोड़ लेना, आवृत्ति को और एफ एक्स को जोड़ लेना है। अब हमारा समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन होता है सिग्मा एफ, ओके, सिग्मा एफ का है या एन का है, बस 2 आपको इसका भाग लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल आपका दिया हुआ, बस इसमें क्या करना पड़ता है आपको एक मध्य मूल्य निकालना है, मध्य मूल्य से आवृत्ति का गुणा कर देना है, और फिर आपको एफ एक्स का जो आता है उसका पूरा जोड़ देना है, जो आपकी आवृत्ति उन सभी का जोड़ देना है, भाग लगा देना, आपका आ जाएगा। ये आपका समांतर माध्य की विधि, गणना की विधि, ओके, समझा दिया है। आगे देख लेते हैं, योजना उद्देश्य के रूप में समता के साथ समृद्धि की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। केवल समृद्धि के द्वारा ही जन सामान्य के जीवन में सुधार नहीं आ सकता है। किसी देश में समृद्धि दर बढ़ने पर अधिकांश लोग गरीब हो जाते हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समृद्धि निर्धन वर्गों भी सुलभ हो, केवल धनी लोगों तक सीमित ना हो। यानी अगर क्या है जैसे सरकार योजना चला रही है तो गरीबों के पास भी पहुंच जाए, उसके जो शिक्षित लोग हैं अमीर लोग हैं वो योजना का फायदा उठा लेते हैं, गरीबों तक पहुंच नहीं पाती है। अतः समृद्धि के साथ साथ समानता भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भारतीय भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिए और धन संपत्ति के वितरण की असमानता भी कम होनी चाहिए। अतः स्पष्ट है कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए योजना का उद्देश्य समानता के साथ समृद्धि होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कृषि वाणिज्यीकरण के प्रभाव लिखिए। तो कृषि वाणिज्यीकरण के क्या क्या प्रभाव होगा। पहला है कि कृषि वाणिज्यीकरण के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी आई है, जिसके फलस्वरूप प्रति खाद्यान्नों की उपलब्धता कमी हो गई है। अकाल की भयंकरता बढ़ गई है, जिससे ब्रिटिश उद्योगों के क्या कच्चा माल मिलने लगा है। अकाल के समय विदेशों में क्या खाद्यान्न की निर्भरता बढ़ गई है। ये सब क्या है कृषि वाणिज्यीकरण के प्रभाव हुए। नेक्स्ट नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों में महिलाएं कम क्यों हैं। तो देख लेते हैं, भारत एक क्या कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। जनसंख्या का अधिकांश भाग क्या गांव में रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग क्या है सीमित संसाधन होते हैं। महिलाओं के पास भी क्या है संसाधनों की सीमितता पुरुषों से अधिक होती है। उच्च आय अर्जन के लिए रोजगार के मामले में महिलाओं के पास पुरुषों से अधिक संसाधन की कमी और भी ज्यादा होती है। मतलब जितने पुरुषों के पास तो वैसे संसाधन की कमी है गांव में, और महिलाओं के उससे भी और ज्यादा कम होती है। वे कार्यबल के सम्मिलित होकर शीघ्र अलग होने के लिए कई बार से बाध्य हो जाते हैं। अतः महिलाएं स्वनियोजित अनियमित मजदूरी कार्यों में संलग्न रहती हैं। ओके, मतलब जो गांव की महिलाएं होती हैं वो क्या है मजदूरी वगैरह भी काम भी करती हैं। दूसरी ओर शहरी महिलाएं पुरुषों की आय से स्तर ऊंचा होने के कारण काम करने के लिए ज्यादा इच्छुक नहीं होती हैं। ताकि जो कि गांव में जो शहर में लोग रहते हैं वो क्या है उनके जो पुरुष होते हैं वही बड़े बड़े मतलब काम करते हैं, पैसा अच्छा कमा लेते हैं, तो महिलाओं को क्या काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस कारण महिलाओं का अनुपात नियमित वेतनधारी कार्यबल में क्या है नीचे होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है धारणी विकास की विशेषताएं लिखिए। कोई 3 आपको विशेषता बतानी है, इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको तैयार करना है। पहला पर्यावरण का संरक्षण है, दूसरा है वर्तमान तथा भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं पर ध्यान देना,
तीसरा है विवरणात्मक समानता। ओके, इससे पहले भी मैंने आपको धारणी विकास समझाया है। धारणी विकास क्या है वो याद करके रखना है, फिर धारणी विकास की विशेषताएं आपको तैयार कर लेना है। पहले तो आपको हेडिंग याद करनी की धारणी विकास की विशेषता, पर्यावरण का संरक्षण करना, वर्तमान तथा भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान रखना, जो भी वर्तमान में पीढ़ी जी रही है उसका भी ध्यान रखना है, साथ ही आने वाली पीढ़ी है उसका भी क्या है, उनके वो भी संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का, उसका भी ध्यान रखना है, और साथ ही वितरणात्मकता को क्या है, समानता, तो ये आपके हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्गीकृत आंकड़ों में सूचना की क्षति का क्या अर्थ समझाइए। तो वर्गीकृत आंकड़ों में यह छिपी हुई कमी होती है, यह अप्रस्कृत आंकड़ों का विवरण पेश नहीं करती है। आवृत्ति विवरण के द्वारा आंकड़े संक्षिप्त हो जाते हैं। वर्गीकरण होने से आंकड़े से क्या है, सूचना की क्षति होती है। मतलब क्या है, देखो क्या पूछा गया जरा, वर्गीकृत आंकड़ों से सूचना की क्षति का क्या अर्थ है। वर्गीकृत आंकड़े, इसका मतलब क्या है, आंकड़े जो डाटा हमारे पास अगर बहुत सारे हैं, कोई भी अगर टॉपिक की हम चर्चा करते हैं, जब उसके डाटा एकत्रित करते हैं तो हमारे पास बहुत ज्यादा आंकड़े आ जाते हैं, बहुत ज्यादा डाटा आ जाता है। फिर हमने क्या है, एकदम इन्हें क्या करते हैं, इनको सेलेक्ट करते हैं, डाटा को सेलेक्ट करते हैं। ओके, उन्हें क्या है एकदम मतलब कंबाइन करते हैं और छोटा रूप करते हैं, शॉर्ट कट करते हैं। तो वही हमारी क्या सूचना को क्षति। इससे क्या होता है, कई बार क्या है जो महत्वपूर्ण सूचना है वो भी क्या है हट जाती है। इससे क्या है, इसी की सूचना की क्षति कहते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो वर्गीकृत होने से क्या है, आंकड़ों की सूचना की क्षति होती है। एक बार आंकड़ों का वर्गीकरण हो जाने पर व्यक्तिगत आंकड़ों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। सांख्यिकी गणना के केवल माध्य मूल्य पर आधारित होती है, वे वास्तविक मूल्य पर आधारित नहीं होती है। इस प्रकार सांख्यिकी गणना में वास्तविक मूल्य के स्थान पर क्या माध्य मूल्य का प्रयोग एवं सूचना की क्षति हो जाती है। इसलिए हम क्या है, ये 100% वाले वास्तविक मूल्य नहीं बोलते हैं, उसे लगभग अंदाजा वाला हम कहते हैं हमेशा। इसलिए इसमें क्या है, लगभग वाला शब्द यूज करते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो सकता है थोड़ा बहुत सूचना की क्षति हो गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपको दंड आलेख बनाना है। इसे आपको दिया हुआ है, जिसमें क्या है आपको 5 शहर दिए हुए हैं और उनकी जनसंख्या दी हुई है लाखों में। ओके, तो बस आपको दंड आलेख बनाना बिल्कुल सिंपल रहता है। इस साइड आपने की जनसंख्या लिख ली, इस आपने क्या है बता दिए शहरों के नाम, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, नागपुर, चंडीगढ़। अब दिल्ली में क्या बता 70 है, तो दिल्ली में अगर 15, 30, 45, 60 का आंकड़ा लिया गया, 70 तक आपने पहुंचा दिया। 60 का है तो 60। अब दंड आलेख का है, यानी डंडे जैसे आपको पूरा ये बनाना है। ओके, डंडे जैसे आपको पूरा बनाया है, तो ये आपका रहता है दंड आलेख। ओके, इस बार से आपको बनाना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय वृत्ति की माप क्या है। इसके कोई आपके 2 कार्य लिखिए। पहले तो केंद्रीय वृत्ति की माप, जैसे सांख्यिकी माध्य भी कहते हैं। सांख्यिकी में संपूर्ण समाकल माला की केंद्रीय प्रवृत्ति को सरल व सारांश रूप से अभिव्यक्त करने वाला प्रतिनिधि मूल्य केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या सांख्यिकी माध्य कहलाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक ऐसा सरल व संक्षिप्त अंक है जो समंक माला के प्रमुख लक्षणों पर प्रभाव डालता है। ये आपका दिया हुआ केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में। इसके कार्य क्या होते हैं, पहला कार्य है कि माध्य विलास विशाल जटिल समंकों समूह को सूक्ष्म और सरल रूप में बताता है। यानी माध्य क्या काम करता है, जो आपके बहुत सारे जब आंकड़े आप एकत्र करते हैं तो बहुत ज्यादा आपको क्या कंफ्यूजन हो जाते हैं, बहुत कठिन हो जाते हैं आपके आंकड़े, उनको क्या एकदम आसान कर देता है, सूक्ष्म कर देता है, उन्हें सॉर्ट आउट कर देता है। दूसरा है माध्य विभिन्न वर्गों तथा समूह का गणितीय संबंध को संबंध का पता लगाने के लिए क्या है आवश्यक होता है। तो ये आपका दिया हुआ है केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में और उसके कार्य कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये आप समंकों की मध्यिका याद कीजिए। आपके समंक यानी आंकड़े दिए हुए हैं, तो इनकी आपको मध्यिका निकाली है। तो मध्यिका होता क्या है, पहले मध्यिका यानी मध्यकांक, मध्यिका यानी मध्यकांक यानी बीच वाला जो अंक है वही आपको मध्यिका कहलाता है। तो सिंपल इसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको क्रम से इनको क्या है आपको जमाना है इनको। के किस प्रकार से क्रम से इनको जमाना है, पहले आपका जैसे आया 10 है, पहले इनको क्या आरोही या अवरोही क्रम में, एक क्रम में आपको जमाना पड़ेगा, आरोही या अवरोही क्रम में जमाइए। ओके, यानी घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, जैसे यहाँ बढ़ते क्रम में जाना 10 आया। अब यहाँ देखिए आपके क्रम नहीं है सही से, आपको क्रम से देना। सबसे पहले छोटा क्या 10 है, फिर उसके बाद क्या 13 है, फिर उसके बाद 15 है, 15 के 18, 20, 24, 26, 28, 30। तो उनको आंकड़ों को जो दिए हुए हैं मिक्स दिए हुए हैं, इनको आपको बढ़ते हुए क्रम में जमाना है या घटते क्रम में, कोई भी एक जमा सकते हैं। इससे यहाँ बढ़ते हुए क्रम में जमाया गया। इसके बाद क्या करना है, मध्यिका का फॉर्मूला होता है n+1/2 पद, n+1/2 पद। ओके, तो n कितने हैं आपके हैं आंकड़े, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है आपके। तो 9+1/2 यानी 10/2, 10/2 यानी 5वां पद। तो 5वां पद देखिए, 5वां पद कितना है 20, तो 20 आपकी है मध्यिका हो जाएगी इस बार। तो सिंपल होता है मध्यिका निकालने के लिए, आपको जो आंकड़े दिए हुए हैं उनको क्या है घटते क्रम या बढ़ते क्रम में जमाइए, फिर आपको n+1/2 पद लिखिए। ओके, जितने भी आपके पद दिए हैं उसमें एक जोड़ के अपन क्या 2 का भाग दीजिए, तो जो भी नंबर आए 5वां 6वां जो भी आप पद आए वो आप इसमें क्रम में देखिए, वही आपका क्या है, वही आपका क्या है मध्यिका होगी। नेक्स्ट हमारा है योजनाओं के लक्ष्य क्या होने चाहिए। तो आपका दिया योजनाओं के लक्ष्य होने चाहिए समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। जिसमें से दिया हुआ तैयार से कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। औपनिवेशिक शासन काल में कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण क्या थे, यानी औपनिवेशिक काल अंग्रेजों के समय में कृषि क्या है बहुत बेकार स्थिति हो गई थी कृषि की और किसानों की भी। तो इसके क्या कारण थे, पहला भूव्यवस्था, भूव्यवस्था यानी अंग्रेज क्या लगातार
जो कृषि की नियम है उनमें क्या बदलाव कर रहे थे। ओके, तो अपने इसे शासनकाल में कृषि गतिहीनता का मुख्य कारण था अंग्रेजों द्वारा क्या है लागू की गई भू राजस्व प्रणालियां। जमींदार व्यवस्था में तो कृषि कार्यों से होने वाले समस्त लाभ जमींदार हड़प ले जाते थे। जब जमींदारी व्यवस्था थी तो उसमें जो भी प्रॉफिट होता था अंग्रेजों जो किसानों को वो क्या जमींदार ले जाते थे। किसानों के पास कुछ नहीं बच पाता था। यही नहीं, अधिकांश जमींदार अपने शासकों ने कृषि की दशा को सुधारने हेतु कुछ भी नहीं किया। जमींदारों की रुचि तो किसानों से अधिक क्या है लगान ग्रहण करना था। मतलब जमींदार किसानों के लिए कुछ नहीं करते थे, बस उनका तो उद्देश्य था कि क्या है ज्यादा लिया जाए क्या पैसा। ओके, यही बताया जा रहा है। इसलिए क्या दिन ब दिन क्या है स्थिति बिगड़ती गई किसानों की। दूसरा है निम्न स्तर की तकनीक, टेक्नोलॉजी भी कम थी उस समय। छोटी एवं खंडे जोते थे, यानी जो खेत होते छोटे छोटे उनकी जोतें होती थी वे, जिससे क्या है ज्यादा उपज भी नहीं हो पाती। तो ये सब आपके दिए हुए हैं और अपने इसे शासनकाल में कृषि की गतिहीनता के कारण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरी क्षेत्रों में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र से अधिक क्यों होते हैं, वो आपको पूछा जा रहा है। यानी शहर में जो काम करने वाले जो मतलब जॉब करने वाले यहाँ नियमित वेतनभोगी या मान लीजिए जॉब करने वाले होते हैं वो गांव की अपेक्षा अधिक होते हैं। ओके, गांव में इतने जॉब करने वाले नहीं मिलेंगे, लेकिन शहरों में आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। इसका रीजन क्या है? तो इसका मेन आपका आंसर क्या है कि लोग जो शहर वाले लोग होते हैं वो ज्यादा जॉब करते हैं। ओके, क्योंकि गांव वालों की अपेक्षा ओके उन्हें गांव वालों को कम मिल पाता है रोजगार शहर वालों की अपेक्षा। ऐसा क्या कारण? तो सीधे सिंपल है कि जो शहर वाले होते हैं उनको क्या है बहुत सारे उनके पास संसाधन उपलब्ध होते हैं। उन संसाधनों उपलब्ध होते हैं साथ ही उन्हें अच्छा विद्यालय कॉलेज भी मिलता है और अन्य सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। ओके, जबकि गाँव में ये सब सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं। यही मेन इसका कारण है। ओके, और शहर में क्या बहुत सारी सुविधाएं हैं रोजगार प्राप्त करने की। तो ये कि शहरी क्षेत्रों में नियमित वेतनभोगी क्या गाँव की अपेक्षा क्या ज्यादा होती है, वो इसमें बताया जा रहा है। ओके, समझ के आप तैयार कर लिए अपनी भाषा में लिख सकते हैं। जैसे समझाइए कि नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव की अवसर लागत उच्च क्यों होती है। तो ये आपका दिया हुआ है कि जो नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव है इसकी जो अवसर लागत निकलती है हमेशा उच्च होती है। क्या रीजन है? तो जब पर्यावरण प्रदूषित होता है हो जाता है, विकास के क्रम में नदियां और अन्य जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं, सूख जाते हैं, जल एक आर्थिक वस्तु बन जाती है। इसके साथ नवीकरण और गैर नवीकरण संसाधनों में गहन और विस्तृत निष्कर्षण से अनेक संसाधन लुप्त हो गए हैं और हम नए संसाधनों की खोज में प्रौद्योगिकी व अनुसंधान पर विशाल राशि व्यय करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए हमारा क्या है जो हमारा पर्यावरणीय प्रभाव है नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव है हमारा क्या है अवसर लागत उच्च हो जाती है इसलिए इसकी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये आपको दिया हुआ है आवृत्ति के आयत चित्र बनाना है। ओके, आयत चित्र जब भी कहे तो आपको क्या सटाकर बनना चाहिए। डंडी आलेख जैसा बनता है लेकिन सटाकर बनेगा। लेकिन अगर दंड आलेख कहा गया तो फिर थोड़ा दूर दूर बनेगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया। ओके, हर वो आपकी लाइन तो बनेगी ओके, लेकिन वो क्या है दूर दूर बनेगा। दंड आलेख में आयत चित्र में क्या है वो एक साथ जुड़े रहते हैं इस टाइप से। ओके, तो बनना तो लेकिन लगभग बनते सब एक ही जैसे हैं। 10 जैसे आपका 0 10 10 20 इस प्रकार से आपका दिया है बच्चों की संख्या, तो आपने वो आपको लिख लिया है। ओके, छात्रों की संख्या आपने नीचे इस साइड आपको लिख ली है। और जैसे पहले में है 0 से 10 में कितने हैं 5 है, 0 से 10 में आपने 5 तक आपने पहुंचा दिया। ओके, यहाँ तक 10 से 20 क्या है 12, तो 12 तक पहुंचा लिया। इस प्रकार से आपको बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समंग किसे कहते हैं। समंग की दो विशेषताएं लिखी है, यानी आंकड़े क्या है, आंकड़े की विशेषताएं होती हैं। तो विशेष गुणों से युक्त अंकों को हम क्या कहते हैं समंग कहते हैं, अर्थात केवल यही संख्यात्मक तथ्य समंग होते हैं जिनमें कुछ विशेष गुण होते हैं। बहुवचन के रूप में सांख्यिक शब्द का प्रयोग क्या है समंग के लिए किया जाता है। मतलब ऐसे जो नंबर जिनका कुछ महत्व होता है वो आपको क्या है आंकड़े कहलाएंगे। ओके, जैसे विशेषता क्या है, पहला समंग किसी व्यक्ति या पदार्थ विशेष के बारे में नहीं बल्कि क्या है समूह के बारे में होते हैं। जो आंकड़े बताए जाते हैं वो किसी एक पूरे क्या है ग्रुप के बारे में बताया जाए, किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं होते हैं। समंगों को केवल क्या संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति की औसत आय क्या है 20,000 रुपए है, यानी इस आंकड़ों को हमेशा क्या है नंबरों में दर्शाया जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समांतर माध्य की गणना हेतु व्यक्तिगत श्रेणी की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र सहित आपको समझाना है। देखिए व्यक्तिगत समांतर माध्य की मैंने आपको लॉन्ग वाली विधि बताई थी, पहले आपको सॉल्व क्वेश्चन चला है। प्रत्यक्ष विधि यानी सिंपल वाली विधि की बात हो रही है, व्यक्तिगत विधि या प्रत्यक्ष विधि का सिंपल वाली विधि की बात हो रही है। क्या होती है मैं आपको डायरेक्ट ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। उसमें क्या होता है जितने भी आपके पद दिए रहते हैं उन सभी पद को आपको जोड़ देना पड़ता है और जो भी इनका योग आता है उनकी जितनी संख्या होती है उसकी संख्या में भाग लगा देना पड़ता है, आपका समांतर माध्य आ जाता है। एग्जाम्पल से थोड़ा समझिए, जैसे आपका दिया है 2 3 6 5 4 एग्जाम्पल के लिए ये आपको आया पेपर में, इस बार से आ भी जाता है, एक वाक्य में कई बार आया है, इस बार से आंकड़े दे दिए जाएंगे, कहा जाएगा इसका समांतर माध्य बताएं। तो आपको क्या करना है जितने भी आंकड़े दिए इनको सबको जोड़ें। जैसे मैं जोड़ता हूँ यहाँ से तो 3 2 कितना आपके यहाँ से जोड़े 5 4 कितना हो जाएगा 5 4 हो जाएगा 9 9 6 आपका कितना हो जाएगा 15 15 3 कितना हो जाएगा 18 18 2 हो जाएगा 20। तो यानी इन सबको जोड़ा तो 20 आ गया। और है कितने ये पद 1 2 3 4 5 पद है, तो 20 बटे आपको 5 कर देना है, यानी जिन पदों को जोड़ देना है और जितने पद उनका भाग लगा देना है।
तो ओके, तो 20/5 हो जाएगा, ओके सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, यानी इन आंकड़ों का समांतर माध्य कितना है, इस समांतर माध्य 4 है। तो बस ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ता है, वही बताया जा रहा है। ये अत्यंत सरल विधि होती है। इसमें क्या करना पड़ता है, जो भी आंकड़े माला के सभी मूल्यों को क्या है जोड़कर उनकी संख्या में भाग दिया जाता है, ओके, तो आपका समांतर माध्य आ जाता है। बिल्कुल सिंपल दिया होगा, बाकी वही आपको समझाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आदर्श माध्य के आवश्यक तत्व लिखिए। तो 3 होते हैं, स्पष्ट, प्रतिनिधि, सरल। तो ये आपका क्या है, आदर्श माध्य के 3 गुण हैं, तो तैयार आपको इसे अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, इसको समझाइए। तो आर्थिक जो नियोजन होता है निरंतर और दीर्घकालीन चलने वाली प्रक्रिया है। पंडित जे.एल. नेहरू के अनुसार नियोजन वस्तुतः एक लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है। नियोजन का अर्थ होता है वस्तुओं का उत्पादन में प्राथमिकता देना ही नहीं, बल्कि यह एक गंभीर विस्तृत विषय है। आर्थिक नियोजन की प्रथम बात यह है कि इसमें लक्ष्य की एक निश्चित रूपरेखा है, लेकिन इसमें रूपरेखा के अंततः दृढ़ होने की आवश्यकता नहीं है। अतः आर्थिक नियोजन को व्यापक तथा पूर्ण बनाने के लिए मुख्य रूप से दीर्घकालीन नियोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इसमें अल्पकालीन योजना भी सम्मिलित की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत के समस्त उपस्थित प्रमुख आर्थिक चुनौतियों को रेखांकित कीजिए। जब देश आजाद हो गया तो भारत के सामने कौन कौन सी क्या है आर्थिक चुनौतियां आई। तो पहले कृषि की समस्या, दूसरी थी आर्थिक औद्योगिक क्षेत्र, फिर तीसरा है आधारित संरचनाएं। सिंपल दिया हुआ है, तैयार कर लीजिए। जब भी याद करें, हेडिंग याद कर लीजिए किस टॉपिक में चुनौतियां आई, फिर उसके बारे में आपको पढ़ लेते हैं, तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, भारत में श्रम बल के क्षेत्र बार विवरण के हाल की प्रवृत्तियों के विश्लेषण कीजिए। इंपॉर्टेंट आपको बता दें। अब ये थोड़ा फैक्ट वाला है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा, तो आपको तैयार कर लेना है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से कितने प्रतिशत लोग काम में लगे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना, क्या पर्यावरण संकट एक नवीन परिघटना है, यदि हाँ तो क्यों। बस समझकर आपको इसको रखना है कि जो पर्यावरण संकट एक नई घटना है, और है तो क्यों है। ओके, तो हाँ, पर्यावरण इस समय एक नई परिघटना है, घटना है। इसका कारण है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में पर्यावरण संसाधनों की मांग उनकी पूर्ति से कम होती है। प्रदूषण मतलब जितना ज्यादा लोग डिमांड करते हैं उससे ज्यादा कम होता है। जैसे मान लीजिए पेट्रोल है, पेट्रोल का लोग दिन में जितना ज्यादा यूज कर रहे हैं उतना प्रतिदिन बन तो पा नहीं रहा है, इसलिए यही बताया जा रहा है। इसलिए क्या है, पर्यावरणीय संकट क्या है, एक नवीन हमारे लिए घटना है। प्रदूषण पर्यावरण की अवशेषी क्षमता के भीतर संसाधनों का निष्कर्ष दर इन संसाधनों के सृजन की दर से कम है। वही बता रहा हूँ कि जितना में आपको जैसे पेट्रोल बनने में लगता है समय, ओके, लगता है उससे कई उतने समय में क्या है, उससे कई गुना क्या है निकाल लिया जाता है पेट्रोल। ओके, उसका यूज कर लिया जाता है लोगों के द्वारा, इसलिए क्या है एक नई प्रकार की समस्या बन सकती है। वही समझाया जा रहा है। तो इस बार से दोस्तों मैं आपको टॉप 30 से 32 क्वेश्चन बताए हैं, तीनों वाले सभी आपको तैयार करके रखना है। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।